क्या आज निफ्टी ने आपको फिर से कंफ्यूज कर दिया? क्योंकि कल हम लोगों को लग रहा था निफ्टी में रिवर्सल के सिग्नल दिख रहे हैं, लेकिन निफ्टी ने शुरुआती दौर में ऊपर का रास्ता देखा और फिर अचानक से नीचे डाइव किया और कितनों के सपनों को लूट लिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर निफ्टी ने ऐसा क्यों किया और आगे निफ्टी में क्या मूवमेंट होगी? ताकि आपको कल के लिए क्लैरिटी मिले, तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। वीडियो में हम देखेंगे डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस, आवरली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस और देखेंगे आज के इंट्राडे मूवमेंट का एनालिसिस। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना करें और बाकी लोगों से पीछे ना रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। स्मॉलर टाइम फ्रेम में निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, डेली चार्ट और 1 आवरली चार्ट में। तो डेली चार्ट में थोड़ा सा रिकैप करते हैं। 7 अप्रैल को ख़त्म हुआ माइनर वेव 4। इसके बाद ये जो ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ है, ये माइनर वेव 5 का पार्ट है। जैसा कि मैंने एक बार बताया भी था, बहुत लोग आप लोग जानते भी हैं कि जो भी मोटिव वेव होता है वो 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है। मोटिव वेव में इम्पल्स और डायगोनल दो तरह के वेव होते हैं। वेव 5 इम्पल्स भी हो सकता है और डायगोनल भी। तो ये जो 1 2 इस तरह से ये माइनर वेव, देखिए ये माइनर, माइनर के जस्ट बाद जो छोटा उससे होता है वो होता है माइन्यूट। इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये 5 माइन्यूट वेव बनाएगा माइनर वेव 5। लेकिन जैसे ये वेव 1 है, इसके अंदर फिर इससे छोटे और 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनेंगे। ये बनेंगे मिनवेट वेव। फिर इस मिनवेट वेव में जो 1 है, इसमें फर्दर फिर डिवीजन होगा। यही एलियट वेव का नेचर है। इसी पर आपको ध्यान देना है, इसीलिए कन्फ्यूजन कभी-कभी होता है। तो ये यहाँ से यहाँ माइन्यूट वेव 1, यहाँ से यहाँ माइन्यूट वेव 2, इसके बाद माइन्यूट वेव 3 जो है ये लंबा होगा, क्योंकि इलियट वेव के गाइडलाइन के हिसाब से वेव 3 इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट वेव। देखिए 1 2 3 4 5 ये एक लीडिंग डायगोनल बना और वेव 3 कभी भी डायगोनल नहीं होता है। ये इलियट वेव का रूल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए इसको मैंने लिखा मिनवेट वेव 1, मतलब माइन्यूट वेव 3 का ये पहला स्मॉलर सबवेव है। इसके बाद फिर देखिए ये माइन्यूट वेव 3 का दूसरा पार्ट हुआ मिनवेट वेव 2। इसके बाद फिर मिनवेट वेव 3 बनना है, तो ये फिर अपने 5 सब डिवीजन बना रहा है। 1 2 3 4 5 इस तरह बनना चाहिए। अगर ये इस तरह बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ देखिए ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ से यहाँ ये सब मिनवेट वेव, इस तरह से ये सब मिनवेट वेव 1 है। फिर 2 जो है WXY बना रहा है, कम्प्लेक्स करेक्शन है। तो इसमें इस X के बाद जो Y बना, ये Y अभी डेली चार्ट में जिस तरह का कैंडल है, पहले हम लोगों को लग रहा था यहाँ कंप्लीट हुआ, ये यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि
और नीचे जाएगा। इस डेली चार्ट ने ये कंफर्म किया। और जो इम्पोर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसको भी नोट करके रखिए। 50% इज 25,782, 61.8% इज 25,673। ये गोल्डन रेशियो है। और 50% और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच के जोन को गोल्डन जोन कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है सपोर्ट लेने का। तो आज का क्लोजिंग है 25,758, जो कि अभी भी इस 61.8% के लेवल से 100 पॉइंट ऊपर है। और उसके नीचे है 78.6%, जो है 25,517। तो अब हमें ये देखना होगा क्या निफ्टी इस 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में सपोर्ट लेगा या फिर उसके नीचे यहाँ तक आएगा। अब आते हैं आवरली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने देख लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ से यहाँ देखिए, ये सब मिनवेट वेव 1 आपको 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में बना। और अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी इसने 5 सब वेव स्ट्रक्चर बनाए। तो मुझे लगता है इसमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद ये W बना, W में A, B, C, C में 5 सब वेव स्ट्रक्चर, फिर ये X, इसके बाद Y के लिए A, B और C। कल तक हम लोग सोच रहे थे ये शायद C कंप्लीट हो चुका है, जिसका लो था 25,728। और चूंकि ऊपर में वर्जिन CPR भी दिख रहा था और ये लगा कि इस गोल्डन जोन ने सपोर्ट दिया तो ये निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए इसको 25,925 के ऊपर तो मिनिमम क्लोजिंग देना था, जो कि नहीं हो पाया। ये बता रहा है कि हम लोग जो सोच रहे थे कि रिवर्सल आने वाला है वो नहीं है। तो अब आवरली चार्ट में ये समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल डेली चार्ट में ऑलरेडी देख ही लिया है। तो 25,783 से लेके 25,673 जो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, ये जो जोन है इसको गोल्डन जोन कहा जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट सपोर्ट दे। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो है 25,728 का। अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो ये कंफर्म कर देगा कि एटलीस्ट 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ ये सी कंप्लीट नहीं है तो सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाता है। इन दैट केस ये 1, ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होना है, इसका मतलब साफ है कि अभी निफ्टी को और कुछ दिन करेक्शन में समय बिताना होगा और ये थोड़ा भयानक हो सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 61.8% मिनिमम जाना है तो ये 25,673 तक तो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है ये पता करने के लिए कि और कितना नीचे जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं। ये यहाँ से यहाँ ए है तो इस पॉइंट को लेते हैं, इसका हाई है देखिए 26,325.80 है ना।
यहाँ इस तरह से अप्रॉक्स यहाँ लगाए और इसके बाद इस पॉइंट को लेते हैं और इसके हाई को यहाँ पे देखिए, इसका हाई कितना है 26,199.25, मतलब 26,200 लेते हैं। यस। और इसके बाद फिबोनाची एक्सटेंशन लगाए। ये जो बोल्ड लाइन है ये एक्सटेंशन की लाइन है और ये रिट्रेसमेंट की लाइन है। तो ये एक्सटेंशन है इस वेव सी को निकालने के लिए। वेव सी को निकालने के लिए अगर एक्सटेंशन लगाते हैं, देखिए या 100% जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल था 25,768, इसके नीचे मार्केट क्लोज किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है 123.6%, ये 25,666 है और 161.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 25,502। यहाँ पे आप देखिए, ये जो 123.6% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल और वेव सी है, ये इस गोल्डन रेशियो जो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसलिए 25,670 से लेकर 25,060 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। उसके टूटने के बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये 25,500 के अराउंड में है, जहाँ हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट को अच्छा सपोर्ट जरूर मिलेगा और यहीं से घूमना चाहिए। इसमें सबसे भयंकर बात होगी अगर 25,318.45 का लेवल टूट जाता है। अगर यहाँ तक ये करेक्शन आता है तो ये सब जो हम लोगों ने काउंट किया है सब इनवैलिडेट हो जाएगा। आज के इंट्राडे निफ्टी मूवमेंट को समझने के लिए ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। इसमें देखिए अभी कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जो आसमानी कलर का बैंड देख रहे हैं ये इंट्राडे सीपीआर का मार्किंग है। जैसे इंडिकेटर मैं इसमें लगाऊंगा आपको पता चल जाएगा। और यहाँ जो है ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है। कल इस लेवल में वर्जिन सीपीआर बना था, उसी को एक्सटेंड किए तो ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है। और वीकली सीपीआर इसके ऊपर में है, यानी वीकली लेवल पर निफ्टी का मूवमेंट बियरिश है। लेकिन अगर इंट्राडे सीपीआर के ऊपर में मार्केट खुलता है और सस्टेन करता है तो ये कुछ देर तो ऊपर जाने की संभावना है। एटलीस्ट इस वर्जिन सीपीआर के नज़दीक आने की कोशिश करेगा, या फिर इसमें जो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा हुआ था इस तरह से इसको इससे मिलाते हुए आगे जो बढ़ाया वहाँ तक जा सकता है। उस हिसाब से देखिए ये कल का क्लोजिंग से आपको कितना का गेन दिला सकता था। इस तरह से अगर सोचते, अगर तो मतलब 100 पॉइंट का यहाँ पर पॉसिबल था गेन। तो जैसे ही इसके ऊपर में ओपनिंग हुआ और ये कैंडल ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ग्रीन बना हो, ये 5 मिनट के चार्ट से आपको पता चलेगा कैसा हुआ। पहला देखिए रेड हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ये कंफ्यूज तो किया ही है। ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करता है। फिर इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं कि मैंने खाली आपको ये साइकोलॉजी जो है, जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, मार्केट उससे उल्टा ही करता है। इसी कारण से यहाँ पर एक बाय आप इस लेवल या इस लेवल के लिए करते। अब देखिए इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ ये इंट्राडे सीपीआर है और
यहाँ ये देखिए ये वीकली सीपीआर है। वीकली सीपीआर के नीचे है प्राइस, मतलब अभी जो पोजिशनल स्टेटस है वो पूरी तरह से बुलिश नहीं है। यहाँ पे देखिए इंट्राडे सीपीआर के ऊपर खुला तो R1, ये इंट्राडे R1 है, और ये जो आप रेड देख रहे हैं ये वीकली S1 है। वीकली सीपीआर उसका पहला सपोर्ट यहाँ पर। और इसके बाद वर्जिन सीपीआर का कंसेप्ट आप लोगों को मालूम होगा ही, और जिनको मालूम नहीं होगा उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। शॉर्ट में ये है कि वर्जिन सीपीआर का काम है, अगर प्राइस उससे बहुत दूर है तो वो अपने और उसको अट्रैक्ट करता है, और जैसे ही वो नज़दीक आता है तो उसको रिपेल करता है, अपने से दूर उसको ठेलता है। अगर प्राइस में बहुत मोमेंटम है, ताकत है, तो इसको पार करके ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो फिर उसके लिए ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे उसके नज़दीक आएगा तो उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देगा और प्राइस को फिर पुल डाउन करेगा। लेकिन इससे अगर बहुत दूर आएगा तो उसको अपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है वर्जिन सीपीआर का। तो यहाँ पर आप देखोगे और क्या-क्या था। डेली R1, वीकली S1 और वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन। ये देखिए वर्जिन सीपीआर है, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। उसके अलावा चौथा रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन का था। यहाँ एग्जैक्टली देखिए ट्रेंड लाइन और वीकली S1 और डेली R1 ने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया, और उसके बाद ये नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसी में इंट्राडे सीपीआर भी था, ये ऊपर गया, लेकिन ये 50 मूविंग एवरेज और बाकी मूविंग एवरेज नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस दिया और ये फिर नीचे आया। जैसे ही ब्रेक हुआ देखिए नीचे आया, फिर एक पुल बैक हुआ, होता ही है। लेकिन ये इंट्राडे सीपीआर अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या क्या देखे, अपर बॉलिंजर बैंड, 50 मूविंग एवरेज और इंट्राडे सीपीआर, ये रेजिस्टेंस का कन्फ्लुएंस था। फिर इसके बाद नीचे आया। ये सिंपल बिना एलियट वेव एनालिसिस के मैं बता रहा हूँ, ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि ये मूवमेंट किस तरह से होते हैं। इसको देखिए, इस चार्ट में देखिएगा ये पहला 5 मिनट का कैंडल ये शुरू ही हुआ था, और चूंकि मुझे लग रहा था ये यहाँ तक तो जाएगा, और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा देर तक सही होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको जितना टारगेट आप चाहते हो उतने देर ही आप सही रहते हो, उसके बाद गलत भी साबित हो जाते हो तो कोई बात नहीं। मैंने देखिए यहाँ से जैसे नीचे आने लगा, इस जगह में ये मेरा एंट्री पॉइंट है, यहाँ मैंने शॉर्ट किया, और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ क्विक ट्रेड में ये फैसिलिटी है। देखिए एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया और यहाँ एंट्री हुआ, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिक लग गया। यहाँ पे जो येलो पॉइंट मैंने मार्क करके रखा था यहाँ तक का, और बाद में यहीं से ये वापस घुमा, तो ये मेरा एंट्री है, क्योंकि और इसके बाद क्या मूवमेंट हुआ देखिए 26,000 पीई। मैं हमेशा इन द मनी ऑप्शंस को ही शॉर्ट करता हूँ, आउट ऑफ द मनी को नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं प्योरली इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, जिसमें इस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक बार में लग जाता है, बाद में उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। इसमें देखिएगा आगे कैसे मूवमेंट हुआ। आपने निफ्टी स्पॉट में देखा किस तरह से वो बुलिश हुआ था, उसी में आप देखिए ये 26,000 पीई जो मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पर इंट्राडे सीपीआर का लेवल है। पहले कैंडल ऊपर गया लेकिन उसके नीचे क्लोज किया, तो इसमें मैंने शॉर्ट किया इस लेवल में, और देखिए ये 915.41, मतलब कि 916 के पहले ही मैंने यहाँ पे एंट्री लिया,
और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल मुझे डराने के लिए थोड़ा वह ये फिर थोड़ा-सा हाई बनाया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। और फिर देखिए यहाँ जैसे नीचे आया, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये इस 26,000 पीई का वीकली सीपीआर का टीसी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे येलो लाइन मार्क करके रखा था कि यहाँ तक तो आना चाहिए। लेकिन जैसे ये इस जगह पहुँचा तो ऊपर नीचे करने लगा, तो मैंने इस स्टॉप लॉस को स्क्वीज़ कर दिया था काफ़ी, और यहीं पर हिट हो गया और मैं निकल गया यहाँ पे। तो ये मोर देन 45 पॉइंट्स का गेन था। इसके बाद देखिए, अगर मैं उस तरह से ट्रेड नहीं करता तो मेरे एंट्री लेवल से बहुत ऊपर भी चला गया, इतना बड़ा लॉस हो सकता था। इससे एक बात साबित होती है, एनीथिंग कैन हैपन। ये आपको हमेशा सोचना है, और कभी ये नहीं सोचना है कि मार्केट से मैं बड़ा हूँ। मार्केट इज़ द बॉस, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। बहुत बार बहुत तरह के फैक्टर्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमें लाइव मार्केट में पता नहीं चलता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मिलते रहे आपको ऐसे ही एनालिसिस सही समय में। थैंक यू।